हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर एक बार हमारे इस चैनल LLPP क्लासेस में आपका स्वागत है। तो 14 नंबर वीडियो में जो हम 25 रूल नंबर 25 तक के जो भी कंजक्शंस का प्रयोग था, रूल था, उसके बारे में जाने हैं। और यहाँ पर अब हम 25 को यहाँ पर जाने हैं, इसको एक बार बता दे रहे हैं। इसके बाद 26 की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर 25 है कि इवन इफ़ का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में चाहे के अर्थ में किया जाता है। तो जो जब भी कभी इवन इफ़ का प्रयोग किया जाता है तो कब कहाँ पर किया जाता है? चाहे के अर्थ जहाँ आता है तहाँ पर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं, दिया है कि आई विल नॉट चीट द स्टूडेंट इवन इफ आई हैंग्ड। ओके, तो यहाँ पर इवन इफ का हो गया प्रयोग, कल भी हम बताए हैं। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर, यहाँ पर 26 नंबर है डाउट के बाद DOUBT। अब डाउट में भी है, स्पेलिंग में सोच रहे होंगे कि कैसे डाउट, ऐसे डाउट ऐसे बोलेंगे आप, नहीं तो डाउट कैसे ही मीनिंग होता है DOUBT, डाउट। तो डाउट के बाद इंफॉर्मेटिव सेंटेंस में इफ़ या फिर वेदर का प्रयोग होता है, जबकि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद दैट का प्रयोग होता है। यहाँ पर दो चीज़ जाने, दैट का प्रयोग कहाँ पर? जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वहाँ पर इफ़ या फिर वेदर का प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का। लेकिन यदि नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो तो डाउट के बाद आप सिर्फ और सिर्फ दैट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारा, ही डाउट्स। ओके, डाउट्स ठीक है। डाउट्स इफ़ या वेदर मनीषा विल मैरी हिम। तो यहाँ पर शर्त एक है, मतलब मरीसा विल मैरी हिम। तो ये कैसा सेंटेंस है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि आप सेंटेंस से आपको सेंटेंसेस पहचानने में दिक्कत हो रही है तो उसका भी हम एक वीडियो डाल देंगे, जिसमें आप किसी प्रकार के सेंटेंसेस को पहचान जाएंगे। ऐसे तो नेगेटिव को, इंट्रोगेटिव को आप जानती हैं, अफर्मेटिव भी जान जाइए कि जहाँ पर कुछ करने की कोशिश की जा रही हो, कुछ हुआ हो, कोई डिसीजन ले रहा हो। जैसे यहाँ पर है कि ही डाउट्स, से हमें डाउट है मनीषा विल मैरी हिम, कि क्या मनीषा मुझसे शादी करेगी। उसको डाउट है, उसको प्रॉब्लम है कि क्या शादी करेगी। यहाँ पर सत्य की बात आ गई ना, यहाँ पर कुछ अफर्मेटिव समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं, तो जैसा कि वेदर या इफ़, तो यहाँ पर राइट है इसका, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर दिया भी है कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। और सेकेंड जब भी हमारा फर्स्ट हो गया, हमारा सेकेंड है कि ही डाउट्स दैट मनीषा विल मैरी हिम। मैं डाउट है कि मनीषा विल मैरी हिम। तो यहाँ पर जब जानते हैं आपकी जो डाउट का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी होता है तो वहाँ पर क्या इफ़ या वेदर आएगा। तो यहाँ पर दैट आया है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। थर्ड है कि आई हैव नॉट एनी डाउट, मुझे किसी प्रकार का डाउट नहीं है, दैट की द क्या है यहाँ पर, द पब्लिशर विल चीट मी, कि पब्लिशर मुझे चीट करेगा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस है, यहाँ पर देख लीजिए आई हैव नॉट, यहाँ पर नॉट आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस के बाद यहाँ पर दैट भी आया है। तो यहाँ पर जब भी दैट आ गया फिर तो आप समझ ही गए कि क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में डाउट के बाद दैट का प्रयोग किया ही जाना है, तो ये भी क्या है? राइट है। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल कि आई हैव नो एनी डाउट इफ़ या फिर वेदर द पब्लिशर विल चीट। तो गलती है, क्योंकि यहाँ पर नॉट आ गया है तो फिर डाउट के बाद इफ़ है वेदर होगा भी नहीं करेगा, क्या होगा? दैट होगा। यहाँ पर कुछ ध्यान योग देने बातें यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ प्रयोगे हैं, देख लीजिए। इसको नहीं भी देखना चाहें तो कोई बात नहीं, मगर देख लीजिए, हमारे ख्याल से तो देखना ही चाहिए। तो डाउटफुल के बाद अभी डाउट समझ गए, अब कहीं पर भी डाउटफुल जब आ जाएगा, डाउटफुल के बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव शर्त वाले सेंटेंसेस में इफ़ या वेदर का प्रयोग होता है। यानी जब भी डाउटफुल आ जाएगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग होगा? इफ़ या वेदर का। जबकि नेगेटिव सेंटेंसेस में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डाउटफुल के बाद किसका? दैट का प्रयोग होता है। बस बात वही है, जब भी डाउट या फिर डाउटफुल आ जाए, जिसमें डाउट का के बाद जो भी प्रयोग किया जाएगा वही प्रयोग डाउटफुल में भी किया जाएगा। जैसे एग्जांपल की तरफ से आई एम ए स्टूडेंट इफ़ वेदर माई टीचर विल अलाउ मी टू गो टू द क्या
सर्कस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। आई एम डाउटफुल दैट माई टीचर, ही तो अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन डाउटफुल के बाद दैट आ गया तो यह क्या है, रॉन्ग है। उसी प्रकार है, आप देख लीजिए यहाँ पर। चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ही एग्जाम्पल को देने में और समय भी व्यर्थ जा रहा है, तो आगे देखते हैं हम। 27 नंबर हमारा रूल है यहाँ पर कि यदि 77 अब रूल है, कान खोल के सुनिए, गोल्डन रूल है, एकदम इम्पोर्टेंट रूल है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल में आता ही है। यहाँ पर तो पा गया, चलिए अब नहीं तो पाएगा। और यहाँ पर देखते हैं, यदि द रीजन का प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है, यदि द रीजन का प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है तो इसके बाद दैट का प्रयोग होता है। जब भी द रीजन आ जाएगा किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दैट का प्रयोग होगा, कंजंक्शन के रूप में, पूरक के रूप में। या यहाँ पर और दिया है कि ड्यू टू, बिकॉज और बिकॉज ऑफ तथा ऑन, या फिर ऑन अकाउंट ऑफ का नहीं, मतलब कभी भी द रीजन के बाद ड्यू टू, बिकॉज या बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ आएगा फिलिंग एंड ब्लैंक्स में या फिर कॉमन ईरर में भी, तो उसी में ईरर होगा। इसका मतलब एकदम है, साफ है। इसका मतलब भोजपुरिया भाषा में है कि जरूर यही में कोनो प्रॉब्लम बा, एकरे में कोनो दिक्कत बा, बस उहे बा। समझ गए आप लोग। आगे की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर। तो दिस इज़ द रीज़न दैट, दिस इज़ द रीज़न, यही कारण है दैट कि ही इज़ नॉट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन, कि वह एग्ज़ाम में प्रस्तुत नहीं हुआ है या फिर एग्ज़ाम नहीं दिया है, अपेयर नहीं हुआ है, अपेयर नहीं हो रहा है, यहाँ पर कंटिन्यू है। तो यहाँ पर ये तो राइट है, क्यों भाई, तो क्योंकि दैट आया है भाई, रीज़न, द रीज़न के बाद क्या है, दैट आया है। सेकंड देखते हैं, दिस इज़, ये तो राइट है, यहाँ पर दिया भी है, देख लीजिए। दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ द, यही रीज़न है, ड्यू टू मतलब के कारण, मतलब के कारण, ड्यू टू मतलब ये क्या होता है, के कारण से, नो, ही इज़ नॉट अपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन एंड दिस रीज़न, इस रीज़न के कारण वो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि द रीज़न के बाद कभी भी ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पर बिकॉज है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो एन अकाउंट ऑफ है तो ये भी गलत है, सब गलत है। नोट है कि द रीज़न वाई के बाद, जब भी द रीज़न के बाद वाई आ जाए, वाई के बाद भी दैट का प्रयोग ही होता है। ड्यू टू, बिकॉज ऑफ तथा ऑन अकाउंट ऑफ का नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, द रीजन वाई आई डोंट लव हर इज़ दैट शी हैज़ बिट्रेड माई फ्रेंड। तो यहाँ पर भी क्या है, तो क्या है, दैट आया है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है कौन सा नंबर भाई, तो यहाँ पर नंबर लमसम कट चुका है, तो नंबर हमारा है 27 के बाद 28 नंबर रूल। कौन सा रूल नंबर है, तो होगा यहाँ पर 28 नंबर रूल है कि द रीज़न वाई, नहीं रूल नहीं है, 1 सेकेंड, माई मिस्टेक दिस, और ये रूल नहीं है, ये उसी का एग्जाम्पल दो है। और कि द रीज़न के बाद यहाँ पर हम ध्यान नहीं दिए, द रीज़न वाई, मतलब एग्जाम्पल द रीज़न वाई आई डोंट लव हर इज़ बिकॉज ऑफ, बिकॉज, तो ये भी गलती है क्योंकि बिकॉज ऑफ नहीं होगा। द रीज़न वाई के बाद क्या आता है, दैट आता है। यहाँ पर ड्यू टू है तो ये भी गलत है। चलिए आगे देखते हैं, आगे रूल होगा। तो यहाँ पर हाँ 28 नंबर, चलिए आगे देखते हैं आगे रूल। तो यहाँ पर 78 नंबर रूल है कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त ये जो भी हैं, जैसे विश वर्ब हैं, टेल, विश, सजेस्ट, स्टेट, रिपोर्ट, प्रे, नोटिस, इन्फॉर्म, लर्न, मेंटेन, होल्ड, फॉरगेट, फाइंड, एक्सपेक्ट, डिस्कवर, कन्फर्म, कन्फ्यूज, कंसाइव,
कंप्लेन, एडमिट, एग्री, आंसर, अनाउंस, एग्री। कुछ प्रोनाउंसिएशन में हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। स्वेयर, क्लेम, कैलकुलेट, ईटीसी के बाद दैट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में होता है। हम कोई इंग्लिश के मास्टर नहीं हैं, हम स्टूडेंट हैं, इसीलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाता है। तो ये जितने भी वर्ब में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यहाँ पर हम सही कर दिए हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर आपको वर्ब दिखेगा उसके बाद जो भी आएगा वर्ब, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में जब भी ये आएगा तो उसके बाद दैट का प्रयोग किया जाएगा। दैट आप जब भी पार्ट ऑफ स्पीच में जब रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब में आप चेंज करते हैं तो हर वक्त दैट का इन्वर्टेड कोमा के बाद दैट का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन दैट का प्रयोग हर वक्त नहीं किया जाएगा, सिर्फ जब ये वर्बें जो हैं, जो दी हुई है वर्बें हैं, जब भी इनका प्रयोग आए, ये जब आएंगे तभी हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि सभी में दैट का प्रयोग कर देंगे इन्वर्टेड कोमा को हटा करके, सिर्फ ये वर्ब आएंगे तब। और भी देखते हैं नीचे, तो यहाँ पर कुछ नोट है कि बिलीव, होप, यहाँ पर कुछ नोट है इम्पोर्टेंट कि बिलीव, होप, सपोज, थिंक, कन्फ्यूज, कंसाइड, डिस्क्लियर, ग्रांट, हियर, नाउ, परसीव, परपोज, सी, एनी, अंडरस्टैंड, ईटीसी वर्ब के बाद दैट का प्रयोग होता है और नहीं भी। यानी जब ये वर्ब आएंगे तो वहाँ पर आप दैट का प्रयोग कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग प्रचलन में नहीं है, मतलब दैट का प्रयोग इनके बाद प्रचलन में नहीं है एक तरफ से देखा जाए तो। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल देखे गए हैं आप, तो यहाँ पर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में दिया हुआ है कि ही थिंक दैट आई एम होनेस्ट, ही थिंक आई एम होनेस्ट, ठीक है, दोनों सही है। यहाँ पर ही होप्स दैट यू विल विन द फर्स्ट प्राइज, सी होप्स सी विल द फर्स्ट प्राइज, सी होप्स सी विल विन द फर्स्ट प्राइज। तो राइट है, अब दैट का प्रयोग समझ गए। चलिए आगे रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है 29 नंबर की निम्नलिखित नाउन्स, जो भी नाउन ये दिया गया है वहीं पर आएगा। निम्नलिखित नाउन्स एंड एडजेक्टिव के बाद भी दैट का प्रयोग होता है। तो नाउन्स यहाँ पर है पीस, एडवाइस, अंडरस्टैंड, एग्रीमेंट, आर्गूमेंट, सर्टेन, बिलीव, क्लेम, थॉट, स्टेटमेंट, सेंस, सेइंग, रूल, concluding, decisions, ड्रीम, रिपोर्ट, एक्सपेंशन, प्रॉमिस, होप, फीलिंग, जितने भी हैं नाउन्स। और यहाँ पर उसके बाद दैट का प्रयोग होता है। यहाँ पर एडजेक्टिव भी है, कुछ एडजेक्टिव में प्लीज, वरीड, पॉसिबल, एंग्री, अनएक्सियस, अवेयर, क्लियर, प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंट, कॉन्शियस, हॉपी, इम्पोर्टेंट हो गया, लकी हो गया, नेचुरल हो गया, ऑब्वियस हो गया, ट्रू हो गया, सर्टेन हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे प्रयोग किया जाता है। तो ही इज कॉन्फिडेंट, एडजेक्टिव है कॉन्फिडेंट, ही विल पास द एग्जामिनेशन। तो कहता है कि यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं किया गया है कॉन्फिडेंट के बाद, तो क्या है, ये गलत है। जबकि फर्स्ट जब देखेंगे आप तो ही विल कॉन्फिडेंट दैट ही विल पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इट इज सर्टेन दैट द बीजेपी विल इन द इलेक्शन, सही है, दैट का प्रयोग आया है। यहाँ पर इट इज सर्टेन द है, नहीं है, गलती है। यहाँ पर भी देखिए तो आई हैव द ड्रीम दैट आया है, सही है, दैट आया है, सही है, ये भी सही है। और यहाँ पर आई हैव द ड्रीम आई विल, गलती है। और एक बात और यहाँ पर जान जाइए आप, ये तो जान गए आप कि दैट का प्रयोग होगा जो भी एडजेक्टिव में नाउन दिया गया है। और एक बात और जाएंगे, जब भी कोई शॉर्ट वर्ड लिखा हो, जैसे आईपीएस हो गया यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, इसको देखकर याद आया है, आईपीएस, आईएएस, ए में जो भी वर्ड आएगा शॉर्ट में तो उसके पहले जो आर्टिकल होता है एन का होता है यूज़, इसको आप क्लियर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं रूल की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रूल नंबर है यार, हाँ 29 30 रूल नंबर। तो 30 रूल नंबर में है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस दैट क्लाउज कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग होता है। मतलब इस रूल के अनुसार प्रयोग होता है, ये रूल है जो है इनका प्रयोग भी होता है कुछ इस प्रकार से।
तो इन रूलों का प्रयोग को हम देखेंगे अब। जैसा कि देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब प्लस टू बी दैट प्लस क्लाउज एक कंपोनेंट होता है वहीं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर योर एम हो गया, योर एम इज हो गया, वर्ब हो गया, योर हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब एम, और इज हो गया क्या आपका टू बी वर्ब का फॉर्म इज। इसके बाद क्या दैट आया है, तो यहाँ पर दैट भी आया है। यू विल कम्प्लीट द कॉम्पीट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो राइट है, सब कुछ सही है, उसी के अनुसार है। नहीं योर एम्स इज यू विल, तो देखिए नहीं है, दैट नहीं है, यहाँ पर गलती है। जब भी इस फॉर्म में आएगा सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो टू बी के रूप में और इसके बाद क्लाउज हो, तो उसके बीच में दैट लगेगा ही, नहीं है तो फिर सेंटेंसेस गलत माना जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए राइट है, ये राइट है, और ये देखिए गलत है क्योंकि यहाँ पर दैट नहीं है। चलिए चलते हैं अगले रूल की तरफ। यहाँ पर 31 नंबर हमारा रूल है कि दैट का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में के उद्देश्य से तथा ताकि के अर्थ में इन ऑर्डर दैट सो दैट के अर्थ में होता है। जैसे योर एल्डर ब्रदर वर्कड हार्ड दैट ही माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन। चलिए सही है, यह इसके बाद दैट का प्रयोग किया गया है किसके के उद्देश्य से या तथा ताकि के अर्थ में वर्क। योर एल्डर ब्रदर वर्कड हार्ड, आपके जो बड़े भाई हैं काम हार्ड करते थे, दैट कि ही माइट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, ताकि वो क्या करें, ताकि यहाँ पर ताकि का अर्थ में आया कि वो एग्जामिनेशन में क्या कर दे तो सक्सीड कर जाएं यानी पास कर जाएं। यहाँ पर नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। 32 नंबर हमारा रूल है कि ऑदर और रेदर, तो ऑदर और रेदर के बाद देन का प्रयोग होता है, न कि बट का। जब भी आपको ऑदर दिखे रेदर दिखे तो इसके बाद किस कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे यहाँ पर, तो ही इज नो ऑदर देन आया है, राइट है। ही इज नो ऑदर बट आया है, गलती है। शी वुड रेदर बाई, गलती है, बाई कैसे हुआ, नहीं यहाँ पर है, ठीक है। शी वुड रेदर बाई सम साड़ीज देन दिया है यहाँ पर, राइट है। शी वुड रेदर बाई सम साड़ीज बट यहाँ पर है, गलत है, देख लीजिए बट है, इसीलिए क्या है ये भी सेंटेंसेस गलत है। ये सही है, ये सही है, ये भी गलत है। चलिए देखते हैं अगले रूल नंबर 33 की तरफ से। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद देन का प्रयोग होता है। जब भी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव और एडवर्ब कहीं पर भी दिखे तो उसके बाद किसको पुट कर दीजिए, तो देन को पुट कर दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ पर ही इज स्ट्रोंगर देन आई, ही इज स्ट्रोंगर देन आई, मुझसे वो क्या है स्ट्रोंग है, तो यहाँ पर स्ट्रोंगर देन THAN का प्रयोग करना है, THEN का नहीं, राइट है, ये राइट है। सेकेंड है यहाँ पर, सेकेंड देखेंगे तो ही इज स्ट्रोंगर देन आई, तो ये क्या है गलत है क्योंकि देन है। मिस्टर रॉय वर्क्स मोर केयरफुली देन यू, राइट है क्योंकि मोर केयरफुल, तो मोर देखे यहाँ पर कुछ है कि मोर और लेस का प्रयोग एडवर्ब के रूप में, यहाँ पर पहले देख लीजिए कि मोर और लेस का प्रयोग एडवर्ब के रूप में तथा एडवर्ब के पहले कंपैरेटिव बनाने के लिए किया जाता है। तो मोर आया है तो कंपैरेटिव तो हो गया, तो इसके बाद क्या होगा भाई, तो यहाँ पर देन होगा, जो कि आया भी है, यहाँ पर क्या देन आया है, मोर भी आया है। तो आगे देखते हैं, नोट आप पढ़िए लिए, तो एग्जाम्पल की देख लेते हैं कि सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन वीना, वर्क लेस भी है, लेस केयरफुल देन विकास, सही है। मोर और लेस का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नाउन के पहले होता है, नाउन के पहले भी हो जाएगा एडजेक्टिव के रूप में, जैसे मोर गर्ल्स देन 5 आर अगली। जब भी मोर का प्रयोग या लेस का प्रयोग नाउन के पहले आ जाए, ठीक है, सब्जेक्ट के मतलब नाउन के पहले जब भी आ जाए तो उसके बाद भी देन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर लास्ट रूल है 34 नंबर रूल है, कुछ उल्टा सीधा हो गया ये, तो इसको देख लेते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस दो या एज प्लस क्लाउज के स्ट्रक्चर का प्रयोग एक्सपेंसिव करने अर्थात जोर डालने के लिए होता है। जैसे स्ट्रक्चर में
ऑल्दो का प्रयोग नहीं होता। मतलब ऑल्दो का प्रयोग इस स्ट्रक्चर के अनुसार, यानी जब भी एडवर्ब एडजेक्टिव हो तो उसके बाद दो या एज का प्रयोग किया जाता है, न कि क्या ऑल्दो का। जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर कि टायर्ड ऑल्दो, तो गलती है क्योंकि ऑल्दो आ गया है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट कि टायर्ड दो एज ही डिड द नोट स्लीप वर्किंग, तो सही है क्योंकि यहाँ पर दो के बाद मतलब टायर्ड दो या एज आया है तो सही है। यहाँ पर टायर्ड के बाद ऑल्दो आया है तो गलती है। रिच दो आया है, सही है। यहाँ पर रिच ऑल्दो आया तो गलती है। तो ये रहा 34 क्वेश्चन हमारा कुल कंप्लीट हो गया। 3 वीडियो लमसम दिए हैं, आप अगर नहीं देखें तो उसको भी जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है। और आगे हम और भी जैसे कंजंक्शन से रिलेटेड एक और भी वीडियो हम लाएंगे जिसमें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ यूजेज आपको देंगे जिससे आपको बहुत सारी आसानी होगी कंजंक्शन को फाइंड करने में। जैसे कि मान के चलिए टिल एंड टिल, तो कब टिल का प्रयोग किया जाएगा इस रूल में तो आपको नहीं पता भी है तो उसका मतलब बताए हैं टिल एंड टिल का प्रयोग, लेकिन उसका मेन जो यूजेज है उसको आपको नहीं पता है तो वो हम उसमें जानेंगे। तो कहाँ यूज होगा टिल का, कहाँ यूज होगा अनटिल का, बिकॉज का, इफ का, सिंस का, फॉर का, बिकॉज ऑफ का, एन अकाउंट ऑफ का, यानी बहुत सारी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।